आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। ये वीडियो हमने आपको दिखाई है, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। हम इसके कंटेंट को ऑन नहीं करते, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि इसके अंदर जो बयानिया बना है वो बयानिया अब हुकूमत वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों का एक कंसेंसस बयानिया बन चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से डिनाई किया जा रहा है कि इमरान खान ने कल रिपोर्टर से बात करते हुए ये नहीं कहा कि उन्होंने 9 मई के वाक़यात पर एहतजाजी जो कॉल दी थी GHQ के सामने, वो पुरअमन कॉल उनकी तरफ से आई थी, लेकिन रिपोर्टर्स इसरार कर रहे हैं और शवाहिद मौजूद हैं कि इमरान खान ने यह बयान जारी किया। उसके बाद ये तमाम का तमाम मवाद आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैन की तरफ ले जाता हुआ नज़र आ रहा है। मामले को PTI अपनी तरफ से डिफाइंट है। उसने आज भी एहतजाजी एक अमल किया, भूख हड़ताल की इमरान खान की रिहाई के लिए, बुशरा की रिहाई के लिए उन्होंने अलामती भूख हड़ताल की और कैंप लगाया। उसके अलावा उनके ऑफिशियल अकाउंट से जो बातें की जा रही हैं उससे लगता है ये है कि मुकम्मल तौर पर अनरिपेंटेंट हैं, डिफाइंट हैं। UK के अंदर उनके नामजद करदा लोगों ने बरतानवी पार्लियामेंट की तमाम जमातों के पर मबनी एक हेयरिंग में हिस्सा लिया और उसके बाद बड़ी खुशी से बताया कि कैसे हमने पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को बरतानवी पार्लियामेंट के सामने रखा और एक बड़ी कामयाब काविश थी। हम इस प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान से बात करेंगे। उनका रोल बड़ा क्रूशल है। नून लीग की तरफ से तो कह दिया गया कि इस जमात के ऊपर बैन लगना चाहिए। मरीम नवाज़ ने भी ये बात कर दी। नून लीग के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सनस हैं उनकी तरफ से ट्वीट्स भी जारी हो गए। लेकिन पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? कल काबीना का एक अहम इजलास होगा, उसके अंदर जो फैसला होगा उसके ऊपर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या हो सकता है, ये सोच की अक्कासी होगी सेनेटर शहरी रहमान के इंटरव्यू में। हम ये भी देखेंगे कि अलामती भूख हड़ताल के कैंप में क्या बात हुई। हमें वहाँ से टिक्का खान सानी ज्वाइन कर रहे हैं, नुमाइंदा समा TV। टिक्का खान, आपका बहुत शुक्रिया। टिक्का खान से बात करने से पहले हम आपको बताएं कि इसी प्रोग्राम में हम बिजली के मामले पर भी आपको एक पर्सपेक्टिव लेके देंगे। हमारे पास कामरान अरशद साहब होंगे, चेयरमैन एप्टमा, और एप्टमा की जानिब से IPPs से मुआहदे मनसूख करने का मुतालबा किया गया है। उनका मानना ये है कि इन IPPs को 2 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसे एक साल में देकर आपने मुल्क की मईशत का भट्टा बिठा दिया और मुसलसल पैसे दे रहे हैं, और जो आपको महंगी बिजली मिल रही है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये मुआहदे हैं। तो क्या ये मुमकिन होगा या नहीं, लेकिन ये बात की बात है। पहले टिक्का खान सानी से बात करते हैं। टिक्का खान, आप जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ देर पहले एक अलामती भूख हड़ताल हुई, उसके अंदर PTI की क़यादत ने शिरकत की, फिर प्रेस टॉक हुई। तो ज़रा इस वक्त के हालात बताइएगा और ये भी बताइएगा कि उस प्रेस टॉक से आपको क्या पता चला कि PTI अलामती भूख हड़ताल से क्या करना चाह रही? हाँ जी बिल्कुल, जो टोकन हंगर स्ट्राइक थी पार्लियामेंटेरियंस की, PTI के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इसके साथ साथ मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन, इनकी अभी वो तो ख़त्म हो गई है। बाज़ाब्ता ऐलान भी किया गया है उमर अयूब की तरफ से कि ये हंगर स्ट्राइक जो है ये कल भी जारी रहेगी। 3 बजे बुलाया गया है तमाम अरकान पार्लियामेंट को, इत्तेहादियों को, और 7 बजे का टाइम दिया गया है कि 3 से 7 यानी 4 घंटे अलामती हड़ताल की जाएगी और आइंदा दिनों में भी इसको जारी रखा जाएगा। बुनियादी तौर पर अगर मुतालिबात की बात करें तो कई लंबी लिस्ट है, हर कोई अपना अपना मुतालबा लिए यहाँ दोहरा रहा था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और वैसे भी जो मेरी तमाम अरकान से बात हुई, बैरिस्टर गोहर से, उमर अयूब से और जरताज गुल जो मैट्रिक करते हैं, असद कैसर, इन तमाम से, तो सबका कहना था कि बुनियादी तौर पर हम बानी PTI की रिहाई के हवाले से जो उनका आइडिया था कि मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा, और उससे पहले का माहौल जो है वो हम बना रहे हैं। पहले हम शुरू कर रहे हैं, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसको रोज़ाना की बुनियाद पर टोकन हंगर स्ट्राइक से फिर हम रेगुलर एक सारे दिन की हंगर स्ट्राइक करेंगे, और उसके बाद फिर इसको पूरे मुल्क में इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा। मुतालबात ये हैं कि बानी PTI की रिहाई, उन पर जो सख्तियाँ की जा रही हैं जेल में, उसकी उस हवाले से भी उस पर नरमी, और उनकी अहलिया जो है उनकी रिहाई, इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी, इजाज़ चौधरी समेत बाकी जो उमर चीमा और बाकी लोग जो है सीरान, उनकी रिहाई। इसके साथ साथ ये भी मुतालबा है कि जो महंगाई है ख़ास तौर पे बजट में, इसके साथ साथ जो टैक्सेस लगाए गए उनकी वापसी, अच्छा, जरा अगर मैं आपसे टिक्का पूछ पाऊँ, एक जो है वो आपको ज़िमनी सवाल लगेगा, क्योंकि व्यूअर्स के लिए भी ये बड़ा फैसिनेटिंग होगा जानना, ये अलामती भूख हड़ताल क्या होती है?
मतलब 3 घंटे की भूख हड़ताल कौन सी होती है? ऐसी आप कहें कि हमने अलामती रोज़ा रखा हुआ है, तो अलामती भूख हड़ताल क्या होती है कि उन 3 घंटों में आपने पानी नहीं पिया, उन 3 घंटों में आपने चाय और बिस्किट नहीं, लेकिन उसके बाद आप खा पी लेंगे, तो अलामती भूख हड़ताल क्या होती? बिल्कुल उनका मकसद तो यही था कि हम सारे इकट्ठे हों, इकट्ठे बैठ के भूख हड़ताल का नाम लेके बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, तुम्हारे तमाम मीडिया को हमारा एहतजाज पहुंचे। और ख़ास तौर पे जो इन दिनों उन्होंने अभी आखिरी बात जो की कि हमारे खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहा है, उस हवाले से भी हम इकट्ठे हुए हैं और महंगाई के हवाले से भी इकट्ठे हुए हैं और कल भी इसी क्रैकडाउन के खिलाफ इकट्ठे होंगे। रऊफ हसन की गिरफ्तारी और उसके बाद पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी के अगले ही रोज़ रात गए, सब ढूंढते रहे किस थाने में रखा गया है, क्या जो लोग गिरफ्तार हुए थे खवातीन। उसके बाद रात को ये फैसला हुआ है कि आज से ही टोकन स्ट्राइक जो है वो शुरू की जाए। टोकन स्ट्राइक यकीनन एक एहतजाज की तर्ज है जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के स्पीकर को अच्छा, अब ये बताइएगा कि किया गया, इजाजत हमें आज ये भी पीटीआई की तरफ से भी बताया गया कि जुमे को पुरअमन एहतजाज होगा। असद कैसर साहब की मैं बातचीत सुन रहा था, उसका क्या प्लान है? क्योंकि हमने पुरअमन एहतजाज की एक किस्त तो 9 मई को देखी है और इमरान खान का पुरअमन एहतजाज जीएचक्यू के सामने 9 मई पर मुंतज हुआ, फिर उसके बाद जो हालात बने वो आपके सामने हैं। ये किस किस्म का पुरअमन एहतजाज करना चाह रहे हैं, इसके बारे में क्या मालूमात है? बहुत अच्छा सवाल है ये। इस हवाले से मैं यकीनन इनसे सबसे बात हुई। ये जो एहतजाज है ये ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस का जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है उसके प्लेटफॉर्म तले ये एहतजाज किया जा रहा है, जिसका तहरीक इंसाफ एक हिस्सा है। और यकीनन उसमें महमूद खान अचकज़ई और इसके साथ साथ दीगर क़यादत को एतमाद में लेके ऐलान किया गया। इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में जो भी उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के, जो इलेक्शन लड़े थे, इसके साथ साथ जो अरकान हैं वो अपने अपने हलकों में भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ भी एहतजाज की कॉल दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज होगा, चारों सूबों में एहतजाज की कॉल है, कराची में एहतजाज का प्लान है। इसके साथ साथ कोयटा में अपनी हद तक जो अरकान हैं वो एहतजाज करेंगे। कराची में 9 MPs को टास्क दिया गया है, लाहौर में भी टास्क दिया गया है। तो यूँ पूरे पाकिस्तान में एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से दबाव बढ़ाना, इसके साथ साथ जो अरकान चूँकि एन उस दिन 15 दिन पूरे हो जाएंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेडलाइन दी गई थी तहरीक इंसाफ के अरकान को कि वो जिस मर्जी पार्टी में आज़ादाना तौर पर शामिल हो सकते हैं। तो उसके बाद फिर अरकान जो है उन्होंने अगरचे हल्फनामे जो है वो तो जमा करवाए हैं तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन अभी MPs की MNA जो लाहौर के हैं, पंजाब के हैं, खैबर पख्तूनख्वा उनके हल्फनामे आने अभी बाकी हैं। I have to leave it there. आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मालूमात फराहम की। अब हम मेन सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सेनेटर शहरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शहरी रहमान साहबा की तरफ से पार्टी के बिहाफ के ऊपर आज इन्हीं मामलात के ऊपर कुछ बयान जारी किए गए हैं। उस हवाले से हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है। शहरी साहबा, मैं आपकी स्टेटमेंट्स देख रहा था, लेट्स गो वन बाय वन ऑन दिस स्टेटमेंट। जब इमरान खान का ये इंटरव्यू चला, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट की कल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने GHQ के सामने पुरअमन जो एहतजाज है उसकी कॉल दी थी। आपने इसके ऊपर कहा कि इमरान खान ने बिल आखिर ये भी मान लिया कि GHQ के सामने एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी। तो जब आप जैसे सीजन पॉलिटिशियन ये सुनती हैं कि इमरान खान ये बात कह रहा है, तो आप उससे नतीजा क्या अखज़ करते हैं? नंबर 1, क्या वो अपने आइनी हक को इस्तेमाल कर रहा है, या नंबर 2, उसके साथ जो हंगामा हुआ उस कॉल के नतीजे में उसके ज़िम्मेदार भी इमरान खान है? शुक्रिया तलत साहब। पहले तो मैं समझती हूँ इनके मंतक की कोई सोच हो तो हमें समझ आए, लेकिन जितनी भी पिछले सालों में देखा है इनका रवैया, इनकी गुफ्तगू, तो 2 बातें थी। पहले तो ये इन्होंने जो कहा है कि मैंने कॉल दी थी और GHQ के सामने प्रोटेस्ट करने की। अब आप मुझे बताएं क्या जवाब इनका बन रहा था कि GHQ के सामने जाके प्रोटेस्ट करें? इनके सारे ताने बाने उन्हीं से मिलते रहे, वहीं से आए हैं और खुद इन्होंने बार बार कहा है कि मेरा इससे ताल्लुक नहीं। अब तो आप इसको बिलीव करें या उस बात में यकीन करें जो अब कल की गई है। दूसरी बात तलत साहब, मैं समझती हूँ इन्होंने अपने
मुल्क की जड़ों पे कुल्हाड़ी मारते मारते इन्होंने अपने पैर काट लिए हैं। ये कह कर के मैंने ये एहतजाज की कॉल की। और फिर आप अगर आगे सुने तो मैंने तो सुना, शायद आगे पीछे आपने नहीं सुना, कि उन्होंने कहा कि सीसीटीवी भी देखा जाए कब वहां क्या हो रहा है। तो वो तो अपने साथियों को आगे धकेल रहे हैं, ठीक है, इसमें। और अपने आप को, या पता नहीं, वो एक सिर्फ कॉल टू आर्म्स देना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं इनकलाब बर्पा करना चाहता हूँ। तो इनकलाब इस तरह तो नहीं बर्पा होते जी, तोड़ फोड़ करके और लोगों के शोहदा के मॉन्यूमेंट्स खत्म करके। और मुल्क को आपने जिस तरह मुल्क की तजलील करवाने की कोशिश की है, इंस्टीट्यूशनली मैं बात कर रही हूँ, मुल्क की। मैं सिर्फ जीएचक्यू की नहीं बात करी, मैं कह रही हूँ कि आप आईएमएफ के जब खत लिखते हैं तब भी मैंने कहा था। आपने एक तरफ कहा कि जी ये साइफर है, साइफर की वजह से अमेरिका साबित हो गया कि अमेरिका में निकालना चाह रहा है। उसी वक्त उन्होंने जाके लॉबिस्ट रखे, एक या तो दो। मैंने उस वक्त सेनेट में भी उनके पूरी तफसील दी थी। मैंने कहा आप चेक कर लें, लॉबिस्ट रखना कोई जुर्म नहीं है। पाकिस्तान की मुल्कों के पास होना चाहिए, पार्टियों के पास भी होते हैं। हिंदुस्तान के पास बहुत सारे इशू बेस्ड लॉबीज हैं। लेकिन इन्होंने एक तरफ ये कहा कि हमें ये मुल्क गिरा रहा है, हमारी हुकूमत को गिरा रहा है। दूसरी तरफ इन्होंने जाके फौरी तौर पर वहां इन्वेस्टमेंट की, और फिर जाके अपनी अपनी शोहरत के लिए, अपनी सियासत के लिए, और अब ओवरसीज पाकिस्तानी को वो मुतहर्रिक करके कहीं डिजिटली करते हैं, कभी वो ओवरसीज पाकिस्तानीज में जो उन्होंने फैलाए हुए हैं अपने मोहरे, उधर से वो जो पाकिस्तान का इस वक्त नुकसान करने के चक्कर में रहते हैं। ये सियासत नहीं होती जी। ठीक। सियासत आप एक दूसरे के साथ करते अगर अगर हैं, आप अगर मैं अवाम अगर के मैं सामने इंटरप्ट कर करते पाऊँ तो हैं। आप आपका जाके मानना ये है कि बैन मुल्क अवी तौर पर जो ये काम कर रहे हैं, की मसलन आज बरतानिया के अंदर इन्होंने एक सेमिनार करवाया, डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, जहाँ पर जुल्फी बुखारी जैसे लोग जो हैं, जो अब इमरान खान का दायां बाजू हैं, ऑफिशियली उसके ऊपर पार्टी नोटिफिकेशन भी जारी किया। उनका मानना ये है जी कि हम पाकिस्तान के अंदर के हालात से बावर कराना चाह रहे हैं, और इससे पहले तो इस किस्म का सेमिनार हुआ नहीं। तो आप क्या इस किस्म की एफर्ट्स को भी उसी बयानिए के साथ जोड़ती हैं जिसका हवाला मैंने पहले सवाल में दिया? जी देखिए, मैंने तो नहीं देखा वो कौन सा सेमिनार किया है इन्होंने। और सेमिनार्स होते रहते हैं, एनालिस्ट करते हैं, थिंकर्स करते हैं, बातचीत होती है उसमें। मैं नहीं कह रही कि आप कोई बातचीत, कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, कोई दानिशमंदी पर गला घोटे, ये बात नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग पर हमने कभी कदगन का सोचा भी शरीफ नहीं। साहब, ये मगर सेमिनार जो है, ये तलत सेमिनार साहब, नहीं था, क्रिटिकल बेसिकली थिंकिंग ये एक इन अ वे जी, पार्लियामेंटेरियंस के सामने, यूके पार्लियामेंटेरियंस के सामने, बाई पार्टीजन पार्लियामेंटेरियंस के सामने एक अच्छा, हेयरिंग थी। तो वहां पर बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए थे, हाँ नुमाइंदगान हाँ, बैठे हुए थे, अच्छा अच्छा अच्छा, और उन्होंने उनके हेयरिंग, जरिए अब जी ये जी, कैंपेन करवा बाकायदा रहे फिर, हैं जी। अच्छा, जी जी, बाज़ाब्ता उन्होंने फिर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ हियरिंग की है। फिर मैं कहूंगी, देखिए, सियासत आप करें, आप अपने मुल्क में करें। मुझे याद है इनके इनके ही दौर में हमें इनसे सख्त इख्तिलाफ था। ये जाके वहां खड़े होते थे कि मैं बर्फ की सिलों पर रखूंगा, एसी भी चलने नहीं दूंगा, ये सारी बातें करते थे। मैं सारे चोर हैं, आधा पाकिस्तान चोर डाकू, ये जाके एज प्राइम मिनिस्टर कहते थे। हम फिर भी बाहर कहते थे नहीं, जो भी है हमने नहीं इलेक्ट किया होगा, लेकिन ये पाकिस्तान के वजीर आजम है, और हमें मुल्क और झंडे का, उसके वकार का एहतराम करना है। तो हम एक बच कुछ के बात कर लेते थे कि जी स्ट्रक्चरल बातें करें, इस तरह की बात। कभी ये नहीं हुआ कि इस तरह हमने एक्टिव लॉबिंग की हो, यानी उठा के एक पार्टी के खिलाफ आपने पूरे मुल्क को, या पूरे एक निजाम के पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया। इनका पूरा दारो मदार ये है कि अगर हम इक्तदार में नहीं है तो मुल्क फिर जले। हम बैठे नहीं है कुर्सी पे तो वो कुर्सी की टांगे हमारी से तोड़ दे। तो ये इनका रवैया रहा है। ये भूल गए हैं कि वो जो कुर्सी है वो उस सरजमीन पर रखी है जिसके लिए कुर्बानियां दी जाती हैं, सिर्फ ली नहीं जाती हैं। और आपने बाद में जाके ये कोई इक्तदार, देखिए, कोई मतलब
आपके लिए कोई जिंदगी भर की बात नहीं होती है, ये आपको अपने जहन में मगर ये सियासत कर नहीं रहे हैं, सियासत को बुरा नाम दे रहे हैं, सियासत कर नहीं रहे हैं, और ये कर रहे हैं सिर्फ इक्तदार की जंग, ठीक है। जो सियासत नहीं होती। सियासत ऑपोजिशन में भी होती है, इन्होंने माजी में भी की है, तब भी ऑपोजिशन में होते थे, लेकिन अब ये एक ऐसी सुर्ख लकीर पर आके खड़े हो गए हैं, और खुद ही इन्होंने अपने बनाई है कि मैं हूं तो कोई नहीं है, नहीं तो पाकिस्तान की रियासत पर, पाकिस्तान की अवाम पर जब आप पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के मतलब आप पाकिस्तान की बजट या इसकी कौमी जो इस वक्त इक्तिसादी पहिए हैं उसको चलने से रोकेंगे, जिसको IMF की जरूरत है, इन्होंने वेंटिलेटर पे मुल्क को छोड़ा था। मैं फिर शुरू हो जाऊंगी कि कितना इन्होंने कर्जे लिए हैं, कहते थे कशकोल तोड़ूंगा। मुझे याद है मैं रोज तकरीर करती थी, कशकोल तोड़ते तो तोड़ते इन्होंने जो अपने 4 साल में बोरोइंग की है, कर्जे चढ़ाए हैं, वो 70 साल में इसके ऊपर हम बात कर लेंगे, लेकिन मैं आपके जो आज का बयान है उसके ऊपर वापस आना चाहूंगा। जो आपने अभी तक नैरेटिव हमें दिया है उसमें बड़ा वाज़ेह है कि आपके ज़हन में और आपके पार्टी के ज़हन में एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि इमरान खान, उनकी जमात कर क्या रही है, उनका हदफ क्या है, उनका तरीकाकार क्या है, और आप समझते हैं, जो अभी तक मुझे जांच हुई आपके बयान से, कि ये नहीं तलक साहब, ये रैशनल हदफ नहीं है, इनका रैशनल हदफ नहीं है मेरे भाई। एक सेकंड, आप मंतिक की बात करते हैं, आप एक सोच की बात करते हैं, मेरी नजर में अभी जो ये कर रहे हैं ये डू और डाई वाली सोच होती है। ठीक है, तो यानी और अपने आप को शायद वो बचा भी लें, लेकिन उन्होंने ये इतराफ कर दिया है कि मैंने ये ऑर्डर दिया था। ठीक है, नाउ यू टेल मी, ये और फिर ये कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मैंने ये ऑर्डर दिया था, फिर कह रहे हैं मैंने पीसफुल। अब आप खुद देख लें कि वो पीसफुल कहाँ से था, किसके और क्या क्या रिकॉर्डिंग सामने निकली, और सारे शवाहिद हैं और लोग दे भी रहे हैं। जो जो अच्छा, इसके बाद शहरी साहब जो नजर आ जाता है, ये तो नेक्स्ट इन्हीं लेवल की दुनिया है, जी, जो रिकॉर्डिंग्स की दुनिया है, बिल्कुल सामने कैमरा होता है। जो अगला मरहला है वो बड़ा अहम है। इस बयानिए के बाद, इस फ्रेमवर्क के बाद, जब आप ये कहते हैं इदारों और शोहदा पर हमले की कॉल देने का एतराफ़ काफ़ी नहीं, इमरान खान को अपने जुर्म पर माफ़ी मांगनी चाहिए। हम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो बयानिया है वो तो रियासत पर हमले का है, रियासत के ख़िलाफ़ साजिश का है। आपने कहा कि इंतहाई गैर मंतकी डू और डाई सिचुएशन में अपने आप को लाकर बचाने का एक तरीक़ाकार है, एहतमाम है, और ये पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरे में डाल रहे हैं। ये आपके अल्फाज नहीं है, लेकिन जो मेरा जो मुझे समझ आई इसमें से वो ये है। तो क्या व्हेन यू से कि माफ़ी मांगनी चाहिए, व्हाट डज इट मीन? लगाने चाहते हैं ना तलत साहब जी, जी, जब आप कहते हैं माफ़ी, तो व्हाट डज इट जो वो मीन? दीवार से लगाना चाहते हैं ना इस वक्त। देखिए, ये तो पहले दिन से, अगर आपने थोड़ा सा, आप तो फॉलो करते होंगे, पार्लियामान में जब कोशिश थी कि बातचीत हो, कोई ना कोई हम इस वक्त एक तरीके कार निकाल लें कि पाकिस्तान मजीद इंतशार की तरफ नहीं जाए, जो वो इस वक्त चाह रहे हैं। इनकी सोच है कि वो इंतशार की तरफ जाए। तो उस वक्त चेयरमैन बिलावल ने कहा था ये कौम से माफी मांगे इलेक्शन के बाद। तो अब ये ऐसे अपनी जेल से जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, आप मुझे बताएं कि इनको जेल से इतने सारे इंटरव्यूज देने की, कहते हैं मैं टेररिस्ट सेल में हूँ। उन्होंने अल्लाह के फजल से कभी टेररिस्ट सेल देखा नहीं है, ना इस तरह के सेल देखे मत जेल में, जहां जदाई साहब की को रखा जाता था, जहां जबानें कटती थी, और दीगर, मतलब 14 साल से। और फिर आप बताएं कि इन्होंने जिस हालत में दूसरों को रखने का कहा था, उससे तो बिल्कुल बरक्स रह रहे हैं। 500 से ज्यादा तो इनकी मुलाकातें हो चुकी हैं, ये अपनी पार्टी से वहां मिलते हैं, जो किसी को अलाउ नहीं है। ये जो जेल के कवानीन होते हैं उसके जाब्तों से तो बहुत आगे जाके इनको सहूलतें मिल रही हैं, और ये फिर कहते हैं कि और कौन दे सकता है इंटरव्यूज जेलों से, मतलब मुस्तकिल ये जेलों से इंटरव्यू दे रहे हैं, मुस्तकिल ये कौम और मुल्क को दुनिया से खिताब कर रहे हैं, मुस्तकिल ये पार्टी से मुलाकातें कर रहे हैं। लॉयर्स तो एक तरफ, हमारे लीडरान को तो मिलने के लिए तो हम तो लाइन में खड़े होते थे कि जी हफ्ते में एक दफा 2 बंदे अंदर या 1 बंदा अंदर जाएगा, वो भी मुश्किल से, और दिन मुकर्रर होता था, और कभी जेलर की मर्जी है कभी नहीं है। तो इनके साथ ये सब क्या हो रहा है? और ये बात, सॉरी मैं ये फिर कहूंगी कि इनकी सोच अभी तक नहीं बदली। वो सोच ये है,
अल्लाह वक्त का मतलब मौका देता है, मुताला करें। अपने इंसान गलतियों का पुतला होता है, किसी से भी गलती हो सकती है, और फिर लोग मतलब आप माफी मांगे। एक माफी जो है हमारे, ये नहीं मैं कह रही कि इनको अब अदालत का मतलब नहीं है कि माफी मांगे, ये तो क्योंकि नैरेटिव इनका रहा है कि माय वे और द हाईवे, मैं हूं नहीं तो मुल्क है, मैं हम नहीं है तो मुल्क नहीं है। इनके बल्कि शायद एक वकील ने शाम को कहा भी है आज कि नहीं नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं कहा, उनको ये मतलब नहीं था कि उन्होंने ऑर्डर दिया। शायद उनको भी ये बात समझ नहीं आई होगी, और उन्होंने उसको अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। और आगे जाके इसके मैं समझती हूँ दूररस असरात होंगे, क्योंकि इन्होंने इस वक्त अब अपनी जात की वजह से पूरे मुल्क को और अपना एक बयानिया बनाकर, अपना एक विक्टिम नैरेटिव कार्ड खेलकर ये बना दिया है कि जी हम खड़े हैं। और इसमें अफसोस से मैं कहूँगी, मुल्क की जो नौजवान नस्ल है उनको गुमराह किया है, उनकी जहन साजी की है, उनको इस नहज तक लाए हैं कि जी मैं हूं तो सब कुछ है। वो एक जो पाइट पाइपर होता था ना हमारी बचपन की कहानियों में, वो बीन बजाते बजाते सारे बच्चों को ले गया, और फिर वो लेकिन शेर साहब, उसको वो एक पाइप क्लिफ पाइपर जो के था, ऊपर जो ले गया, इश्तिहारों वाला यानी था, सब घाव में गिर गए। वो बच्चों को बिस्किट खिलाता होता था, वो बच्चों को जीएचक्यू की तरफ या रेडियो पाकिस्तान की तरफ या नहीं इधर नहीं, नहीं वो भेजता। गलत, असल स्टोरी तलत साहब बिस्किट वाली नहीं है। बिस्किट खिलाते खिलाते वो उनको घाव में ले गया। असल स्टोरी की फाउंडेशंस हाँ, मैं बहुत ही खतरनाक है। बिल्कुल। अच्छा, लेट तो मी जस्ट टेक अ इनका क्विक ब्रेक है, अजीब व गरीब कोई क्विक रहता ब्रेक है। है, और उसके बाद जी मैं वो आपके सामने दो तीन इश्तेहार। बड़े बड़े सवाल रखूंगा आपकी जी पार्टी की पॉलिसी के हवाले से, जिनका ताल्लुक है इमरान खान की जी जमात के ऊपर जी जी बैन लगाने का है, सहूलियात का आपने जिक्र किया, और फिर ये भी कि जजेस की तरफ से मुसलसल एक ऐसा मवाफिक माहौल बनाया जा रहा है। आपकी पार्टी जो है वो रिव्यू पिटिशन के अंदर भी चली गई है, जो 8 जज साहबान का फैसला था, उस पर भी बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ सेनेटर शहरी रहमान साहब मौजूद हैं, नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हम बात कर रहे हैं कि इनकी जमात का मौक़िफ़ इमरान खान के हालिया बयानात के ऊपर क्या है, 9 मई के वाक़यात के ऊपर क्या है। शहरी साहब, ये फरमाइएगा कि क्या आपकी जमात समझती है कि अब वो ग्राउंड्स अवेलेबल हैं जिनकी बुनियाद पर अगर ये पार्टी अपना रवैया तब्दील नहीं करती तो इसको नॉर्मल पॉलिटिक्स से बज़रिया कानून निकाल देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं, पेचीदा हैं, और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि जितने काम आप जमहूरी तरीक़ेकार से, और ना सिर्फ आइनी फ्रेमवर्क में मगर जमहूरी फ्रेमवर्क के ज़रिए, जमहूरी आमाल के ज़रिए सॉल्व कर सकें, मज़ाकरात की मेज़ हो चाहे, या कवायद और ज़वाबित का ढांचा हो, उस पर डिपेंड करके करें। ऐसा ना हो कि जो ये चाह रहे हैं वो हम कर पाए, कि यानी कि इनका कहना है कि हम हैं तो सब कुछ है। सो वी डोंट डू दैट। हमारे साथ ये सारे काम हो चुके हैं, और शदीद आमरीत के दौर में हुए हैं। इन्होंने खुद एक आमरीत का दौर क्रिएट किया है, आई एम सॉरी टू से, और उनको जो सहूलतें मिल रही हैं और जो कर्टसीज मिल रही हैं, जो छूट मिल रही है, वो और किसी को कभी नहीं मिली है। तजावज़ भी हो रहा है, और हमने कभी अदालतों का भी इस तरह कभी ना बदतमीजी की, ना बेतौकीरी की, ना बेहुरमती की। देखिए, उनका इकबाल बुलंद रहेगा तो पार्लियामान का भी इकबाल बुलंद रहेगा, लेकिन पार्लियामान का जिस वक्त आप तशरीह से आगे, इंटरप्रिटेशन से आगे आइन को बनाने के चक्कर में आ जाते हैं, तो फिर एक लाइन भी ड्रॉ करनी होती है। हाँ, आप दबक के नहीं बैठ सकते कि जी हम कुछ कह नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। तरीके से और इज्जत से हर काम हो सकता है, अपना मौक़िफ़ भी बयान हो सकता है, और एक माहौल भी ऐसा क्रिएट हो सकता है जिसमें एक सियासी राह नजर आए। और एक देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने अगर आपको पिटिशन में डाला है, मैं पिटिशनर हूं भी नहीं, लेकिन आपने मुझे बुला के कहा कि बेटा लाडली आ जाओ, तुम्हें मैं सहूलत देता हूं, तुम्हें तो जाहिर है फिर अगर आपको 3 दिन से 15 दिन सहूलत मिलेगी, तो आप इंटरप्रिटेशन तो नहीं कर रहे हैं ना आइन की, फिर आप तशरीह नहीं कर रहे हैं, आप फिर इसको
आइन साजी में ले जा रहे हैं, जो पार्लियामान का काम है। अब पार्लियामान से आप ये हक नहीं छीन सकते कि इस पर डिस्कशन ना हो, हम उसे रिव्यू पिटिशन भी ना डालें। अब वो आप कह सकते हैं कि जो रिव्यू पिटिशन कहीं नहीं गई, बट रिव्यू पिटिशन तो डालनी चाहिए। अगर आपका कोई सोच है, कोई बिलीफ है, उसे रिकॉर्ड पे रखें, उसको सिर्फ टीवी पे ना लाएं, रिकॉर्ड पे भी रखें, ठीक है। ऑफिशियल रिकॉर्ड पे रखें कि ये हमारा मौकिफ है। ठीक है। अब वो तो आप ज़रा कोर्ट जब भी रिव्यू पिटिशन को हेयरिंग के लिए फिक्स करेगी, फिलहाल तो लगता ही है कि उसके अंदर भी तामुल है या उसके अंदर तातुल है, वो अब मामलात बाद में तय होंगे। तो आप अब ज़रा बताइएगा कि पीटीआई को उनकी मौजूदा क़यादत की पॉलिसियों के पेश नज़र हैंडल करने का जमहूरी तरीका क्या है? देखिए, जमहूरी तरीके तो हमने बहुत इनको पेश भी किए। आपको याद होगा जब इलेक्शन खत्म हुआ, रिजल्ट्स आ गए, तो पीपल्स पार्टी ने तो ये भी कहा कि आप आइए, हमारे दरवाजे खुले। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए तलत साहब, लेकिन इनके साथ जो तजुर्बा रहा है बड़ा, एटलीस्ट रिसेंट सालों में, बड़ा अफसोसनाक है कि कोई इनसे बात भी करें तो वो सुबह कुछ कहते हैं और शाम तक वो आपकी तजलील कर रहे होते हैं या कोई और कर रहा होता है। तो या एक तो इनके आपस में बहुत धड़े भी बन गए हैं। वो फिर साथ खड़े हो जाते हैं जब उनको न्याजी के पास जाना होता है, फिर अगर फिर मुंतशिर होते हैं तो अलग अलग बातें करते हैं। किसी को समझ नहीं आता किससे बात करें। फिर वो ऐसा लगता है कि वो उनकी डोरी खींची जा रही है अदियाला से या कहीं और से। तो कोई मंतिक और जमहूर के तरीकेकार इनके साथ चल नहीं। मानी हमने बहुत टाइम दिया, पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा कहा कि देखिए जो भी आप करेंगे वो आपके साथ होगा। ये बात भी इनसे कही हमने कि देखिए इक़्तिदार आनी जानी चीजें हम समझते हैं क्या है, लेकिन आप ये ना समझें कि हम दबक के बैठ जाएंगे आपके नैरेटिव के डर से कि आप पॉपुलिस्ट लीडर हैं, वाह वाह भाई आपने विक्टिम कार्ड प्ले किया, हम भी लिबरल्स जो हैं एम्बैरस हो जाएंगे। ये तो नहीं, अपनी हक की लड़ाई तो लड़नी है। आपने हमारे साथ बहुत तो करें क्या शरीफ साहब, करें क्या? आपके साथ करें, नहीं हो रहा है इनके साथ। करें क्या? जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो प्रिज्यूम करती है कि तमाम जमातें रूल्स ऑफ द गेम को अबाइड बाय करेंगी। तो अगर कोई लिबरल डेमोक्रेसी के रूल्स के तहत नहीं चल रहा आपके बयानिए के पेश नज़र, तो लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर उसका क्या सोल्यूशन अवेलेबल है? क्योंकि हुकूमत की तरफ से मैं ट्वीट्स देख रहा हूं, मैंने एक वीडियो भी चलाई है और हमारा ख्याल है कि हुकूमत साहब, मेरा नहीं ख्याल है कि मेरे बयानिए या हमारे बयानिए के तहत ये बात है। ये रूल्स जो ऑफ द गेम, लिबरल डेमोक्रेसी के गेम पाकिस्तान में कोई पुख्ता नहीं हुए हैं। ये हम बड़ी लड़ाइयां लड़के सामने यहाँ तक आए हैं, बड़ी लड़ाइयां लड़के इतनी स्पेस ली है। इनसे जो एक और मैं समझती हूँ अफसोस से मैं कहूँगी, इनसे जो हमें गिला ये है कि इन्होंने जो सिविलियन डेमोक्रेसी की स्पेस है वो तो बुरी तरह इन्होंने खत्म की। इन्होंने अपने अमाल से और अपने इक़्तिदार में जो वक्त इन्होंने गुजारा है, फिर अब जो इन्होंने हरकतें की। हमारे यहाँ तो इन्होंने कहा कि मेरा ख्याल था हमला होने वाला है, इसलिए मैंने भी हमले की कॉल दे दी। ठीक है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्या क्या नहीं हुआ है, मैं वो तारीख में नहीं जाऊंगी, लेकिन तख्तेदार पे झूल गए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लेकिन हमने कभी इस तरह की कॉलें नहीं दी, ना बाद में, ना मतलब तवील अरसा गुजर गया है, मोहतरमा शहीद की शहादत हुई, सब कुछ आपके सामने है। क्या क्या नहीं हुआ? जरदारी साहब को कन्विक्शन नहीं हुआ, इन्होंने बख्तरगंज गाड़ी में टेररिस्ट तो इन्होंने दूसरों का बना के रखा हुआ था, जमहूरी लीडरान को ये उठा के गए थे। ये आप कहते हैं चार दीवारी, ये सारी बातें कर रहे हैं। ये फरियाद ताजपुर मोहतरमा को किस वक्त किस तरह लेके गए आधी रात को, चांद रात को, बख्तरबंद गाड़ी में, जैसे वो कोई दहशतगर्द हैं। इसी तरह वो जरदारी साहब को लेके जाते थे तो दहशतगर्द तो इन्होंने दूसरे अपने सामने सबको, जो उनके राइवल्स थे उनको उन्होंने सबको दहशतगर्द बनाया हुआ था और कहते थे हम इनके साथ इबरतनाक हशर करने वाले हैं, देखिए हम करते क्या हैं। अब दूसरी बात यह है, देखिए कि अब इनसे बात करें तो इनको बात तो तब होती है जब किसी के पास कोई कंसिस्टेंट बात करने को है। और मैं बयानिए वाले लफ्ज से तंग आ गई हूँ जी। बयानिया कुछ नहीं है, बयानिया से जमीन में आप हकायक देखें। हमारे पास हम कोई
प्लीज डोंट मेक अस इनटू अ बनाना रिपब्लिक। आई टेल देम कि आपने आज इजाद कर दिए रूल्स ऑफ द गेम। नहीं, आप रूल्स जो भी हैं, लिस्टें भी सबमिट करने का एक इलेक्शन एक्ट में रूल ठीक। है, वो आपके लिए नहीं इजाद हुआ। मैंने अभी एक बड़ा ग्लिब एडिटोरियल पढ़ा कि ये जो इट वाज ईसीपी ने ये भी फेंक दिया। ओ हो भाई, नहीं फेंका, ये तो सारे दो इलेक्शन एक्ट में मुंजमद है ये ठीक। चीजें। आपको सबको पता थी ये, और ये सब हमने मतलब देखते भालते सारे सबको करना पड़ता है भाग भाग के। पीपल्स पार्टी से भी इलेक्शन सिंबल ले लिया गया था। हमने कुछ ना कुछ किया उसके बारे में। छावनियों पे धरना नहीं बोला, मुल्क में ये नहीं कहा कि अगर हम नहीं है तो और कोई नहीं है। वी पेशेंटली वेटेड आवर टर्न ठीक। कि जी 2018 के इलेक्शन हमें कौन से एक्सेप्टेबल थे। हमने इनको आरओ की हुकूमत कह कह के रोज नहीं पुकारा। वी ट्राई टू ठीक। इंश्योर कि पाकिस्तान किसी नहज पर चले। चलिए इनकी हुकूमतें करने दें इनको, फिर जब निकलेंगे या कोई आईनी तरीका। आइन शिकन तो ये है, ठीक। इन्होंने असेंबलियां तोड़ी हैं, इनकी कोई जवाबदेही, ओके, कोई कुछ नहीं आई हैव टू पूछना लीव इट देयर इनसे। शैली साहब। आई हैव टू इनको लीव, मर्सिडीज में लाया जाता है, अनफॉर्चुनेटली जजेस गेट से ले जाया जाता है। कमाल है। आई हैव टू लीव इट देयर। जी जी। कल काबीना का एक बड़ा अहम इजलास भी है, देखते हैं उसके अंदर क्या फैसले होते हैं। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र और अपने अफकार से हमें नवाजा। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी। आइए नाज़रीन, अब बिजली की बात कर लेते हैं। बिजली के करंट जो हैं वो आवाम को ऐसे लग रहे हैं कि जान पर बन गई। अगर आप 50-60 हज़ार 1 लाख की तनख्वाह वाले की तनख्वाह में से सिर्फ बिल के मद में निकाल दें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हेल्थ कितनी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तालीम कितनी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, घर का निज़ाम किस तरह तहबाला हो जाता है। और अगर आपकी तनख्वाह सिर्फ 50,000 है और 35,000 बिल आया है, जो कि आए हैं मेड्स के, सर्वेंट्स के, ड्राइवर्स के, गार्ड्स के, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़िंदगी किस तरह डिसरप्ट हो सकती है। और करोड़ों की तादाद में ये लोग मौजूद हैं। साथ सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिन लोगों की वजह से इन लोगों पर यह अजाब है वो बेहतरीन आसाइशों के साथ अरबपति खरबपति हैं। अरबपति डॉलर टर्म्स में है, खरबपति रुपी टर्म्स में है। एप्टमा ने अब एक स्टैंस लिया है इसके ऊपर कि जी आप आईपीपी से मुआहदा मनसूख करें। हमारे पास कामरान रशीद साहब मौजूद हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर क्या है। पहले तो ये बताइएगा जी कि आप क्यों कह रहे हैं कि आईपीपी से मुआहदे मनसूख करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। हम ये एप्टमा के प्लेटफॉर्म से आईपीपीस के एग्रीमेंट मनसूख करने का मुआहदा जो हमने कल मनसूख करने का जो हमने मुतालबा किया है हुकूमत वक्त से, वो इसलिए किया है कि ये बिजली कम बना रहे हैं एंड कैपेसिटी पेमेंट की मद पे बहुत ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट से ले रहे हैं। एंड उसका नतीजा क्या हो रहा है? उसका नतीजा ये हो रहा है कि आवाम पे बिजली का सर्कुलर डेट का बोझ, सनत पे सर्कुलर डेट का बोझ और महंगी तरीन बिजली पूरे ख़त्ते की। हमारी बिजली इस वक्त इंडिया से, बांग्लादेश से, चाइना से, वियतनाम से सबसे ज़्यादा महंगी तरीन बिजली है। तो हम इन हालात में कम्पीट नहीं कर सकते। इस बात की अक्कासी के लिए मैं आपसे मई 2024 की नेपरा टैरिफ डिटर्मिनेशन शेयर करना चाहता हूँ, जो कि 9 रुपये 12 पैसे है। ठीक है जी। और इसी तरह जून 2024 की नेपरा टैरिफ डिटर्मिनेशन फ्यूल कॉस्ट शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कि तकरीबन 9 रुपये 24 पैसे है। तो कहने का पर्पज़ ये है कि ये फिर जो 42-43 रुपये सनत का रेट है या 65 से 70 रुपये घर का रेट है, इसमें ऐसे कौन से चार्जेस हैं QTA, FPA या और छोटे मोटे चार्जेस के अलावा, जिससे आवाम को वाकिफ़ होना चाहिए और पता होना चाहिए कि आवाम किस चीज़ की कीमत अदा कर रही है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या। ये कैपेसिटी पेमेंट है, ये कैपेसिटी पेमेंट की शीट है। ये आपको आराम से मिल सकती है कि कितने खरबों रुपया इन IPPs को पे हो रहे हैं। इनके सारे एग्रीमेंट इसलिए मनसूख होने चाहिए एंड दे शुड गो फ्रॉम पे एज यू टेक और कैपेसिटी पेमेंट टू ओनली पे एज यू टेक। कल मैंने बात की एनर्जी मिनिस्टर से, अवैस लगारी साहब से, तो वो कह रहे थे कि इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आपकी तजावीज़ अपनी जगह पर, लेकिन बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं, सॉवरन गारंटीज़ मौजूद हैं, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन आप जिस तरह फरमा रहे हैं उसके मुताबिक ये बहुत आसान है, ये कुछ 60 दिन में हो सकता है। तो ज़रा ये बताइएगा कि जो सॉवरन गारंटीज़ हैं उनका क्या बनेगा।
देखिए सर, मैं इसमें आपको कतन ये नहीं कह रहा कि आप जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है पहले उसको डिस्टर्ब करें। पहले आप इसमें जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, पहले आप उनका फोरेंसिक ऑडिट कराएं। फोरेंसिक ऑडिट करना कौम का, गवर्नमेंट का हक है। इसके पैसे गवर्नमेंट कौम से इकट्ठी करके इन आईपीपीज को पे करती है। लिहाजा गवर्नमेंट को पता होना चाहिए और आवाम को पता होना चाहिए कि क्या जिस चीज़ के पैसे वो इतने महंगे हाई टैरिफ बिल्स में अदा कर रहे हैं, क्या वो जस्टिफाइड है कि नहीं, नंबर वन। नंबर टू, ये जितने आईपीपीज लगे हैं 94 की पॉलिसी के तहत, 2002-2003 की पॉलिसी के तहत, 2013-14 की पॉलिसी के तहत, इन सब को 16 से 17% गारंटीड रिटर्न्स हैं। इन सब को रुपी पेमेंट मिलनी थी, लास्ट मिनट पे इनकी पेमेंट डॉलराइज हो गई। इन सब की हीट रेटिंग चेक नहीं हुई। जो इनको मैन्युफैक्चरर ने हीट रेटिंग दी थी, यानी कि इतने ग्राम से आप 1 यूनिट बिजली बनाएंगे, ये उससे कहीं कम में बनाते हैं एंड क्लेम बहुत ज़्यादा करते हैं। यानी कि इनको तेल बच जाता है, तेल की पेमेंट पूरी ली एंड सरकार से तेल ले लिया, पेमेंट पूरी ली, लेकिन तेल इनको बच गया। वो इनकी मलकियत नहीं है, वो आवाम की मलकियत है, वो सरकार की मलकियत है। चौथी चीज़ सर, इसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इसमें ओवर इनवॉइसिंग है। आपने कुछ नहीं करना। मार्च 2020 की एक रिपोर्ट है जिसका नाम मोहम्मद अली कमीशन रिपोर्ट है। आप सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं एंड उसमें पहले जो आपके पुराने आईपीपीज हैं जो इधर लगे हुए हैं, पहले आप उनका ऑडिट करें एंड उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें। उसमें आईएसआई की फाइंडिंग्स हैं, उसमें एफआईए की फाइंडिंग्स हैं। बस सिंपल एज दैट। आप इनके फोरेंसिक ऑडिट कराएं, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी सनतें कितनी मुतासर हो रही हैं, और अगर यही ट्रेंड चलता रहा, मुआहदे यूं ही चलते रहे, तो क्या नुकसान होगा, ब्रीफली? देखिए सर, आज से 2 साल पहले टेक्सटाइल की सनत 13-14 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट से 19.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट पे गई थी। जिस साल में 27.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट, रिकॉर्ड हाई इस मुल्क की तारीख में 31.5 पे गई थी। अब 2 साल पहले हमारी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री की 19.5 बिलियन डॉलर से गिर के 16.5 पे आ गया, और ये जो अभी माली साल क्लोज हुआ है 30 जून 2024 में, उसमें भी बमुश्किल हमने 16.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट अचीव की। बेशक बिजली 250 गुना महंगी हो गई और गैस भी 250 से 275% महंगी हो गई पिछले 24 महीने के अंदर अंदर। हमारी तरफ से जवाब है, हम इस साल किसी भी तरीके से इस एक ग्लोबली स्लो एनवायरनमेंट में 16.5 बिलियन डॉलर नहीं कर सकते। हम मुकाबला ही नहीं कर पा रहे इंडिया, बांग्लादेश, चाइना के साथ, जहां 6 से 9 सेंट की बिजली है और हमारे यहाँ 15.5 सेंट की बिजली है। वहाँ 6 से 8 डॉलर की गैस है, हमारे यहाँ 11.5 से 14 डॉलर की गैस है। तो हम सर इसमें मुकाबला नहीं कर सकते, हम अपनी महंगाई एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।